ये जो जातिगत जनगणना की ये इससे पहले भी ये मुद्दा उठता रहा, लेकिन खाली अखबारों तक सीमित रहा, बयानबाजी तक रहा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार में इसको ला के उसको एक नई हवा दे दी है। देखिए, देश राजनीतिकों पर चल रहा है, हर कोई अब नारा लगाएगा, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी। राजनारायण सिंह ने उत्तर प्रदेश में, उसी के बाद फिर पहली बार बने थे एक बैकवर्ड, फिर लोधी आ गए, कल्याण सिंह, तो अब मांग होने लगती है। जात के नाम पर इस देश में सबसे बड़ा झूठ हर नेता बोलता है कि साहब हम जात पर कोई निर्णय नहीं लेते। जात पर वो अध्यक्ष बनाते, जात पर मंत्री बनाते, जात पर सरकार बनाते, जात पर एमएलए एमपी को टिकट देते हैं, नाटक खाली करते कि देखिए हम जात से कोई लेना देने। राजनीति में जातिगत बात होती है, आरक्षण की बात होती है, धर्म की बात होती है राजनीति में, तो राजनीति का दोहरापन एक सामने आता है। और जाति और धर्म का एक ऐसा अफीम है जिसको सुंघाकर आप राज करते चले जा रहे हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, और वो जाति कभी उभर नहीं पाई है। जीवन मरण इसी पर निर्भर। क्षेत्रीय दल जो बने हैं वो क्षेत्र के आधार पर, राष्ट्रीय दल जो है वो राष्ट्र की सोचते हैं, क्षेत्रीय दल क्षेत्र और जाति की सोचते हैं, तो उनका लाभ उसी में, क्षेत्रीय दल में, चाहे राजभर हो या अखिलेश यादव भी। अब हम तो एक क्षेत्रीय दल क्या, राष्ट्रीय पार्टी भले हुई, लेकिन वो उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, उनका भी लाभ है। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, जो फॉरवर्ड्स की पार्टी थी, वो पूरी से बैकवर्ड पर है। कि हम एक तरफ तो जात का विरोध करते हैं कि हम जात की राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते जात की है, धर्म की है। और उसके बाद जब वहाँ भाषण देने जाते हैं, जब चुनावी भाषण होते हैं, तो बड़े सीना ठोक के कहते हैं कि मैं तो पिछड़ी जात का हूँ, मैं तो ये करता था, मैं वो करता था। हमारे देश में जातिगत राजनीति का बोलबाला रहा है। खासतौर पर उत्तर भारत में चुनाव में जातियां ही हार जीत का खेल तय करती रही हैं। एक बार फिर से बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के मामला सुर्खियों में है और सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। जयप्रकाश नारायण ने कभी पटना में छात्रों को संबोधित करते हुए ये कहा था, जाति है कि जाति नहीं। तब से अब तक कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन जाति अभी भी जाति नहीं है, बल्कि राजनीति में अगर आती है तो उतना ही तूफान इस पर खड़ा होता है और हार और जीत का खेल तय करती है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो अखिलेश यादव से लेकर के क्षेत्रीय राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर तक ने इसके पक्ष में बयान दे दिया है। क्या कुछ है इसकी तह में, और क्या ये सिर्फ पिछड़ी जातियों को या जो वंचित हैं उनको आगे लाने की बात है, या इसमें कोई राजनीति भी है? हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही खास पैनल, ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने न सिर्फ मंडल और कमंडल की राजनीति के दौर को देखा है, उस पर अपनी कलम चलाई है, बल्कि जेपी मूवमेंट के बाद बदलती हुई सियासी स्थितियों को और साथ ही साथ सामाजिक परिस्थितियों को भी देखा है, समझा है और आज भी उसके अध्ययन करते हैं। हम बात करते हैं प्रमोद गोस्वामी जी से और अजय कुमार जी से, वरिष्ठ पत्रकार, सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन जी। सबसे पहले सर प्रमोद गोस्वामी जी, जाति है कि जाति नहीं, आज भी जा नहीं रही है, एक बार फिर से सियासी घमासान मचा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? शिल्पी जी, इस देश की विडंबना है कि अब राजनीति में मूल्यों और सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं। अब राजनीति मूल्यों सिद्धांतों पर नहीं, सत्ता कैसे ली जाए उसके लिए चाहे समाज का विखंडन हो और चाहे देश का विखंडन हो, किसी भी राजनीतिक दल को इस बात की चिंता नहीं है। ये सबसे ज़्यादा, और ये लोकतंत्र को कमज़ोर भी कर रहा है। पहली बात, ये जो जातिगत जनगणना की ये इससे पहले भी ये मुद्दा उठता रहा, लेकिन खाली अखबारों तक सीमित रहा, बयानबाजी तक रहा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार में इसको ला के उसको एक नई हवा दे दी है। आप देखिए कि ये तो संविधान के अनुरूप भी नहीं है। संविधान में हमारी जातिगत आधार पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये संविधान के इतर भी है। दूसरे, आप राजनीति के को अगर आप उसका मूल्यांकन करें, डॉक्टर लोहिया हमेशा कहा करते थे जातिगत व्यवस्था के बड़े घोर विरोधी थे, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप अपने उपनाम को नहीं लगाएंगे, आप अगर प्रमोद गोस्वामी हैं तो प्रमोद कुमार लिखें,
गोस्वामी शब्द नहीं लिखे, मिश्रा शब्द नहीं लिखे, जो और जाति सूचक शब्द हैं उनके लिए हमेशा वो लड़ते रहे। वही आप जयप्रकाश नारायण जी को भी, उन्होंने भी जो ये नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, लालू जी को ले लीजिए, ये उपज किसकी है? ये अपने गुरुओं को जो है वो धता बता रहे हैं। बिल्कुल। अजय कुमार जी, जाति की तो बात हो रही है, लेकिन अभी लोहिया जी का नाम लिया प्रमोद सर ने। जिस तरह से ये बात होती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी या उसकी उतनी भागीदारी, ये भी तो बात उसी दौर में कही गई थी। यानी जाति कितनी महत्वपूर्ण है ये तो समझ ही लिया था। शिल्पी जी, प्रमोद जी ने कहा, लेकिन लोहिया जी ने और राजनारायण जी ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मुझे याद है 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार यहाँ आई तो राजनारायण जी ने एक नाम उत्तर प्रदेश के लिए पेश किया और उसको यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया था। वो थे राम नरेश यादव। कोई नहीं चाहता था, लेकिन राजनारायण जी उनको ले आए। मुरारजी भाई सहमत नहीं थे और वहीं से राजनीति शुरू हुई। उन्होंने, राजनारायण जी ने कहा कि भाई नीचे के लोगों को बढ़ाओ। जिसको कोई नहीं जानता था, एक सांसद के रूप में आजमगढ़ से चुन गए थे, ऐसे राम नरेश यादव को ला करके उन्होंने खड़ा कर दिया। और उसके बाद से ही फिर बीपी सिंह ने वो पैतरा खेला। जब वो आए तो उन्होंने मंडल कमीशन को लागू कर दिया। तो देखिए, देश राजनीतिकों पर चल रहा है। हर कोई अब नारा लगाएगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जब भागीदारी मांगने की बात आती, अब देखिए दलितों का हाल है, दलितों का आपने आरक्षण कर दिया, उसमें कहीं कोई क्रीमी लेयर नहीं, लेकिन बैकवर्ड्स में आपने क्रीमी लेयर लागू कर दिया कि भाई 8,000 से 8 लाख से ऊपर की है तो आपको नहीं मिलेगा। तो हम तो कहते हैं सबका ही आरक्षण समाप्त करो। ये बात क्यों आती है? जब बांटने का काम जब राजनीतिक कर रहे हैं तो फिर वो भी कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा, जे बरनाधम तेल कुम्हारा सुपच कलार कोल कलवारा। उसी को लेकर के बिहार में आज वो हो रहा है कि वो अब जब वहां जातीय बंटवारा किया गया है तो यहाँ क्यों ना? राजनीतिक है, राजनीतिक को जहां लाभ मिलेगा वो अपना लाभ लेंगे। और ये लाभ राजनारायण सिंह ने उत्तर प्रदेश में, उसी के बाद फिर पहली बार बने थे एक बैकवर्ड, फिर लोधी आ गए, कल्याण सिंह, तो अब मांग होने लगती है। फिर बैकवर्ड में कौन आएगा इसकी भी बात होने लगी। लेकिन ये बात तो उन लोगों को लाभ देने की है जिनको लाभ नहीं मिला है सर। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये राजनीति में लाभ लेने की बात है, इसलिए ये चर्चा हो रही है? सारा मामला शिल्पी राजनीतिक है। आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि जाति है जो जाति नहीं, मैं उसमें और जोड़ देता हूँ, और राजनीति इसके बगैर आती नहीं। तो अब राजनीति का जो दौर है, आपको याद है कि लंबे अरसे से केंद्र से ही मांग की जा रही कि आप एक आयोग बना दीजिए जो जातिगत जनगणना करे। ठीक, उसके पीछे उद्देश्य है क्या है? देखिए, जनसंख्या बढ़ी तो जाहिर है बैकवर्ड्स भी बड़े होंगे, सवर्ण भी बड़े होंगे, लेकिन जो रेशियो है उसमें बैकवर्ड ज्यादा बड़े होंगे। तो वो ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करें। उनको मालूम है कि जब जातिगत जनगणना होगी तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी, हम 50% से अधिक रिजर्वेशन ले लेंगे और सत्ता में बने रहेंगे। टोटल जात के नाम पर इस देश में सबसे बड़ा झूठ हर नेता बोलता है कि साहब हम जात पर कोई निर्णय नहीं लेते, जात पर वो अध्यक्ष बनाते, जात पर मंत्री बनाते, जात पर सरकार बनाते, जात पर एमएलए एमपी को टिकट देते हैं, नाटक खाली करते कि देखिए हम जात से कोई लेना देने। और जोड़ दीजिए, कहते धर्म से हिंदू मुस्लिम के बगैर हमारे देश में कुछ चलता नहीं। और यही देखिए हमारी ताकत भी यही है। हमारे देश में कहा जाता है ना कि विविधता में एकता है। हम तो हर 10 किलोमीटर बाद एक नई लैंग्वेज है, हर किलोमीटर के बाद आदमी का चरित्र बदल गया। हमारा देश अलग है, तो हमको उस अनेकता में एकता के बीच भी जब संविधान का निर्माण हुआ तो जात के आधार पर आरक्षण कोई बात नहीं कही गई। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए की गया, ये लोग बहुत नीचे हैं। मैं तो समझता हूँ कि आज उल्टा हो रहा है।
50 साल बाद आप यही आईडी लेकर के अगर रहेंगे उस समय तक लोगों के बीच में घूमेंगे तो बताएंगे तो पता चलेगा पंडित जी बता रहे। बिल्कुल इस बात पर आते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि आरक्षण जिनको मिला जाति के आधार पर, वो उनको कितना लाभ मिला, या उन जातियों में से जिन लोगों को लाभ मिला उनका प्रतिशत कितना है, ये क्या कभी इस बात की स्टडी हुई है? जनार्दन जी, आप युवा हैं, सर, लोगों का अनुभव बहुत ज़्यादा है। जो याचिकाकर्ता ने बात कही है कोर्ट में, ये कहा है कि फिर से 90 के दशक को वापस लाने की बात है, यानी उतनी ही कटुता, उतना ही वैमनस्य, उतना ही विभाजन समाज के अलग अलग वर्गों के बीच, खासतौर पर युवा। तो आपको लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं सही है? देखिए शिल्पी जी, जब राजनीति में जातिगत बात होती है, आरक्षण की बात होती है, धर्म की बात होती है राजनीति में, तो राजनीति का दोहरापन एक सामने आता है। जो हमारे वरिष्ठों ने कहा कि निश्चित रूप से सिर्फ लाभ लेने की एक आकांक्षा को लेकर हम लोग इस तरह की बातें करते हैं एक बड़े तबके को लुभाने के लिए। लेकिन इसका एक और कारण ये भी है, क्योंकि विकास की अगर हम बात करेंगे तो आपको ब्यौरा देना पड़ेगा भी कि किसको कितना आपने लाभ दिया, कितनी बातें करी। और जाति और धर्म का एक ऐसा अफीम है जिसको सुंघाकर आप राज करते चले जा रहे हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, और वो जाति कभी उभर नहीं पाई है। देखिए आरक्षण का मूल उद्देश्य क्या था? जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनको कहीं न कहीं से मजबूती मिले, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। लेकिन अगर ये चीज़, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोली है कि ये चीज़ को आप कंटिन्यू रखते हैं, इस चीज़ को आप देना लगातार जारी रखते हैं, तो ये एक जो दूसरा तबका है वो, और जो वंचित वर्ग है, वो उससे लाभ नहीं ले पाएगा। आप वंचित की जब बात करते हैं तो वंचित किस आधार पर है? आर्थिक आधार पर है। उनके पास में संसाधन नहीं है, उनके पास में पैसे नहीं है, उनके पास में भोजन नहीं है। तो जाति तो देखिए, गरीब तो हर तबके में है, हर जाति में है। तो एक जब आर्थिक आधार पर जातिगत बात होनी शुरू हो गई कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, तो उस चीजों को लोगों ने उतना महत्व नहीं दिया, क्योंकि सबकी रोटी सेकनी है तो वो एक अपनी जाति को लेकर ही उस पर बात करेंगे। बिल्कुल ये बात आती है कि आर्थिक आधार पर क्या आरक्षण होना चाहिए, लेकिन इस बात को महत्व कभी नहीं मिलता, क्योंकि जातियों से ही सब कुछ तय होता है। और आपको लगता है सर कि क्या जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने कहा, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर भी तुरंत सक्रिय हो गए, आपको लगता है कि एक मुद्दा है, और खासतौर पर क्षेत्रीय दलों के लिए कितनी बड़ी संजीवनी है जाति की राजनीति? बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय दल का जीवन मरण इसी पर निर्भर है। क्षेत्रीय दल जो बने हैं वो क्षेत्र के आधार पर, राष्ट्रीय दल जो है वो राष्ट्र की सोचते हैं, क्षेत्रीय दल क्षेत्र और जाति की सोचते हैं। तो उनका लाभ उसी में, क्षेत्रीय दल में, चाहे राजभर हो या अखिलेश यादव भी। अब हम तो एक क्षेत्रीय दल क्या, राष्ट्रीय पार्टी भले ही, लेकिन वो उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, उनका भी लाभ है। अब तो उन्होंने MY भी कर लिया। तो इस तरह से जो है वो जाति के आधार पर, जात के घोड़े पे चढ़कर कैसे हम सिंहासन प्राप्त करें, ये राजनीतिक दलों की सोच हो गई है। और जैसे जैसे सोच होगी, समाज में विघटन होगा, समाज में विभक्ति होगी। जाति के घोड़े पर चढ़कर कैसे हम सफलता प्राप्त करें? सर, जिस तरह से ये है आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की बात होती है, आपको लगता है कि वो सही है, वो होना चाहिए, या कोई बात आरक्षण की नहीं? देखिए, जब मान लीजिए शेड्यूल कास्ट को या बैकवर्ड को दे, तो इसीलिए रहे ना कि बहुत पिछड़ गए हैं, समाज में आगे नहीं है। तो देखिए, पिछड़ने का सबसे बड़ा एक कारण आर्थिक है। अगर आप भूखे हैं, आप नंगे भूखे हैं, कपड़े नहीं है, सर पर छत नहीं है, तो आपसे ज़्यादा पिछड़ा कौन है? तो अगर सबको आर्थिक आधार पर दे दे तो ये समाज में समानता होगी। वरना होगा ये कि आप 50 साल की बात जब मैं कह रहा था, तो 50 साल बाद आप जब पता करेंगे तो पता चलेगा कि सारे ब्राह्मण ठाकुर जो है वो सब बैकवर्ड में चले गए हैं, क्योंकि उनके बारे में सोचा ही नहीं गया। अब वो भीख मांगने की स्थिति पर आ गए। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यानी रिवर्स हो गया एक तरह से। सर, आप बता रहे थे इस बात को खास तौर पर कि जो लाभ मिला है जातियों को, या उनमें से जिन लोगों को मिला है, कितने प्रतिशत लोग उसका लाभ उठा चुके हैं, इसका भी तो आकलन होना चाहिए। इसकी तो कोई स्टडी नहीं है, लोग बहुत आगे निकल गए। शिल्पी जी, देखिए कितना राजनीति का कितना दोहरा मापदंड है। आरक्षण दलितों का लीजिए 10 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन आज 75 वर्ष हो गए हैं। किसी भी राजनीतिक दल की ये हैसियत नहीं है कि जो एक बार भी ये आवाज उठा सके कि 10 वर्ष का था, 20 हो गए, 20 का 30 हो गए, 40-50 हो गए, अब इस आरक्षण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। क्योंकि जो संविधान में और जो व्यवस्था की गई थी वो 10 वर्ष के लिए की गई थी।
लेकिन चूंकि वोट की राजनीति से सत्ता हासिल करनी है, उससे वो दलित वोट बैंक बिदक जाएगा। तो अब स्थिति इन राजनीतिक दलों को न पिछड़ों से कोई मतलब है, न दलितों से कोई मतलब है, न सवर्णों से कोई मतलब है। राजनीतिक दलों को अपनी सत्ता की राजनीति, सत्ता की रोटियां सेकना है। वो कभी वो देख लेते हैं कि ये संख्या ज़्यादा हमारे साथ आ जाएगी, तो वो उन्होंने नीतीश कुमार जी ने ये कर दिया। आप देखिए बिहार में ही जब इलेक्शन थे तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण का कहा था कि आरक्षण व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और आर्थिक आधार पर जो भी पिछड़ा है, पिछड़े की परिभाषा कोई जात से तो है नहीं। बाद में चुनाव के नतीजों का एनालिसिस में लोगों ने उनको जिम्मेदार ठहरा दिया। मैं यही राजनीति मोहन भागवत और बीजेपी भी बैकफुट पे आ गई। बीजेपी ने भी ये बात कही, ये उस समय चर्चा में मुझे अच्छी तरीके से याद है। ये कहा गया कि ये आपने बयान दे के तो मतलब राजनीतिक धक्का दे दिया, तो वो उससे भी घबरा गए। सच बात को भी स्वीकार करने में उन्हीं के ही मुखिया उनको अस्वीकार करने लगे, या भले ही प्लेटफॉर्म पर नहीं आए लेकिन इंटरनल उसके बाद फिर बयान नहीं आया। तो राजनीतिक दलों को इनसे कोई मतलब नहीं है। सत्यता ये है कि ये बात जो अभी जनार्दन ने कही कि आर्थिक पैमाना बना देना चाहिए, ये सारे राजनीतिक दलों को इस पर बैठना चाहिए। और उन्हें कहीं पिछड़ा, कोई यादव से पिछड़ा तो नहीं है, कुर्मी से तो पिछड़ा नहीं है, पिछड़ा तो आर्थिक जब उसकी विपन्नता से है ना, तो विपन्नता के आधार पर उसका एक मापदंड बना दीजिए, उसमें जो भी उस क्राइटेरिया में आए उसको आप आरक्षण दे दीजिए। आज कोई एक मांग नहीं कर सकता, किसी में हिम्मत नहीं है कि जो बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट की सीटों का आरक्षण है ये आप समाप्त कर दीजिए। क्यों एक विधायक रिजर्व होकर के आता है, आप समाप्त करिए अगर ताकत, लेकिन कोई नहीं उठा सकता कि रिजर्वेशन जो है सीटों में, चुनाव में रिजर्वेशन की इतनी आरक्षित सीटें हैं, दलितों का वहां आरक्षण है, आप वहीं से समाप्त करिए, देखिए फिर आगे क्या होता। ये सब भाग जाएंगे, कोई मांग नहीं करेगा। वो मांग तो इसीलिए कर रहे हैं कि वहां उनको है आरक्षण तो हमें भी दीजिए, सारा खत्म कर दीजिए आप। तो उसके आगे मामला बढ़ गया ना, जब अभी जैसे नगर निगम चुनाव होने हैं तो क्या बवाल है कि जो रोटेशन से सीटें जानी है उसको सही ढंग से ना लागू करना पड़े, इसलिए सरकार ने वो ट्रिपल टेस्ट फार्मूला नहीं माना, अपने ढंग से किया। तो अब मान लीजिए बैकवर्ड से वो सीट महिला को जानी थी, उनको लगा यहाँ हमारे कोई महिला नेता ठीक ठाक नहीं है तो बैकवर्ड में ही रहे, तो उसको मान लिया। उनको अगर लगा यहाँ और किसी कुर्मी जात का मिल जाएगा, यादव। अच्छा, और अब देखिए वो जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, जो फॉरवर्ड्स की पार्टी थी, वो पूरी से बैकवर्ड पर है। उसी ने मतलब कहना चाहिए पार्ट में लोधी में उसमें और छोटा कर ओबीसी सम्मेलन करवा लिए। नहीं ओबीसी में और के अध्यक्ष बनाने में भी ये सोच है कि भाई अब ऐसे को बनाओ जिसका वोट परसेंटेज ज्यादा हो, पार्टी के अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। अरे राजेंद्र गुप्ता को हटाया इसलिए गया था, उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष थे, उनको हटाया इसलिए गया कि कल्याण सिंह को लाया जाए तो ये लोधी की वजह से वोट ला सकते हैं, वरना वो उनसे ज्यादा काबिल आदमी थे। तो वहां से शुरू हुई बात कि भाई इनको हटाओ, तो इसलिए वो घूम घुमा करके सारी बात जो है। और अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं पिछड़ी जात का हूँ, जबकि आप तो प्रधानमंत्री सबके हैं ना, उसमें जाति कहाँ से आ गई? बिल्कुल, यानी जाति हर बात में आ गई। ये देखिए सुरेंद्र जी ने बड़ी बढ़िया बात कही कि हम एक तरफ तो जात का विरोध करते हैं कि हम जात की राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते जात की है, धर्म की है। और उसके बाद जब वहाँ भाषण देने जाते हैं, जब चुनावी भाषण होते हैं, तो बड़े सीना ठोक के कहते हैं कि मैं तो पिछड़ी जात का हूँ, मैं तो ये करता था, मैं वो करता था। तो ये क्या है, ये दोहरे मापदंड राजनीतिज्ञों के हैं। जब तक ये समाप्त नहीं होंगे, मुझे लगता है कि अगर ये स्थिति आज नहीं तो कल इसको लोग सड़क पर उतरेंगे, ये तब व्यवस्था दुरुस्त होगी। जोड़ लीजिए, अभी उमा भारती जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हैं, कहती घूम रहे हैं कि लोधी जात के लोग हम आएंगे, आप बीजेपी को वोट मत दीजिएगा, हम पार्टी के कार्यकर्ता हम कहेंगे, फिर भी लोधी लोग वोट नहीं देंगे क्योंकि लोधियों को ये सरकार नहीं पूछ रही। अब इस लेवल पर अगर जब मामला चलेगा
कि कोई कहेगा लोधी को मत दीजिए, कोई कहेगा सोधी को मत बिल्कुल दीजिए। पूरी तरह से जाति की बात करेंगे। जनार्दन जी, जिस तरह से देश आगे जा रहा है, दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से भी और राजनेता भी इसको कह रहे हैं, अब इतने साल बाद भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो जातिगत आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, या जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं, आपको लगता है ये कहीं ना कहीं एक विकास की राजनीति से उलट एक बात है, और क्या आपको लगता है होना चाहिए? शिल्पी जी, हमारे देश में जाति भी होनी चाहिए, आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में सिर्फ दो जातियां हैं, एक गरीब है, एक अमीर है। जिसके जेब में पैसा है उसके लिए ये कोई चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, वो अपने संसाधन बनाता है और सत्ता और पावर को पाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक चला जाता है। जो गरीब है उनको भटकाने के लिए, उनको इधर से उधर करने के लिए, उनके और भी अधिकार को वंचित करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए, एकदम पुरजोर मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन जिनको ज़रूरत है, जो अपने आरक्षण के बल पर भी जो समर्थ हो चुके हैं, कृपया वो तो छोड़ें। आरक्षण मिलना चाहिए। एक जो गरीब है, जो जिसको सड़क पे सोने को जगह नहीं है, जिसका पेट भूखा है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसको 2 रोटी दीजिए ना। आप आर्थिक आधार पर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आरक्षण दीजिए, आप उसको दीजिए जिसको जरूरत है। आप जाति की बात करते हैं, अरे जिसके घर में खाने को नहीं है वो क्या बनिया है, क्या ब्राह्मण है, क्या ठाकुर है और क्या दलित है। तो ये चीज़ों को जरा समझना चाहिए, हमारे देश की जनता को समझना चाहिए कि गरीब और अमीर 2 जातियां हैं और आरक्षण सिर्फ उनको मिले जिनको ज़रूरत है। लेकिन इस बहाने सर एक जो बात शुरू हो गई है, क्योंकि चंद्रशेखर अखिलेश यादव से मिले, तो आपको लगता है कि ये एक नई भूमिका तैयार हो रही है? 2024 बहुत दूर नहीं है। आप ये छोड़ दीजिए, अभी आप राजभर को ले लीजिए। राजभर जो है वो उधर से, और अनुप्रिया पटेल को ले, ये जो गठबंधन बनना है वो इस आधार पर नहीं बनना है कि अनुप्रिया जी बड़ी भारी देश की बड़ी नेता हैं या राजभर जी बड़े भारी नेता हैं, इसलिए कि वो जात के लोगों को लेके उन जातों का वोट ले लें हम, उनका जो वो है उसका मकसद ये गठबंधन ये कतई नहीं है कि गठबंधन कोई मुद्दों के आधार पर हो रहा हो, सिद्धांतों के आधार पर हो रहा हो ना। ये जितने भी सारे राजनीतिक दल वो ये समीकरण बैठा रहे हैं, उन्होंने कहा ये पटेल बोले एक पटेल ले आओ, एक लोधी ले आओ, एक ये, तो वो सत्ता हम हासिल कर लें। बेसिक बात है कि जो राजनीति की मूल भावना थी, जनता के सरोकारों, जनता की प्रॉब्लम्स, उसको विकास, इनको लेके राजनीति होनी चाहिए, उस पर चिंतन होना चाहिए। उस पर राजनीति नहीं हो रही। आर्थिक आधार पर आरक्षण क्या आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश में 2 ही जातियां हैं, ईमानदारी से अगर, या तो जो समर्थवान है और जो असमर्थ है, गरीब है या अमीर है, तो उसमें ये व्यवस्था कर देनी चाहिए कि जो वो किसी भी जात का हो। इससे दिक्कत एक बड़ी ये पैदा हो रही है कि समाज में विघटन हो रहा है। बिल्कुल विघटन हो रहा है सर, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और हिंदू को पूरी तरीके से बिखेरने की एक सुनियोजित साजिश हो रही है, मुझे तो लगता है। नहीं, सही बात है। जाति के आधार पर जिसको लाभ हो रहा है, सब राजनीतिक दल इसी लाभ में है। अब आर्थिक आधार पर हो जाए तो वो लाभ ये नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसमें आर्थिक आधार पर एक वोट बैंक पूरा का पूरा नहीं मिल पाएगा। यहाँ तो यह है कि कौन वोट बैंक है, गरीब वोट बैंक नहीं है। आप उसको रिजर्वेशन दे देंगे, सब दे देंगे, लेकिन वो वोट बैंक नहीं माना जाएगा। यहाँ तो जाति वोट बैंक मानी जा रही। किसके पास किसकी ताकत है, राजभर के पास इतनी है तो लोधी के पास इतनी है, तो यहाँ वो है गरीब। जाति के आधार पर अब ताकत नहीं। बता दो, एक क्रीमी लेयर बनाएगी कि 8 लाख रुपए तक क्रीमी लेयर रहेगी। आप हमको ये बताइए, 8 लाख का मतलब हुआ 60,000 रुपए। 60,000 रुपए इस देश में कितने लोगों को मिलते हैं, उसको आप दलित बता रहे हैं, और 6,000 रुपए पाने वाले को आप दलित नहीं मानेंगे। तो इसी वजह से वो इकोनॉमिक आधार पर नहीं चाहते। जात के आधार पर उनको वोट मिलेगा, इकोनॉमिक आधार पर उनको वोट नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये सारे लोग जो चाहते हैं जातिगत आरक्षण हो, और ये मामला भी और बढ़ेगा। अभी तो मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जैसे वो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो ग्रुप कोलिजियम, उसमें ही कहा जा रहा है कि साहब 2%। आप ये बताइए कि क्या एक संविधान पीठ बनेगी तो उसमें तय होगा कि चाहे एक ब्राह्मण हो गए, एक आपको आदिवासी कोई है ही नहीं, तो पहले एक आदिवासी जज अपॉइंट करो, भाई उससे पूरा हो जाए। यानी हर बात में अब जाति है। तो वरिष्ठ पत्रकारों की राय यही थी कि ये सिर्फ राजनीति की वजह से है, क्योंकि अगर सच में किसी वंचित वर्ग का भला
चाहते राजनीतिज्ञ या राजनेता तो वो जरूर उन लोगों को भी देखते जो पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। लेकिन यहाँ जातियों की बात होती है क्योंकि राजनीतिक हार जीत इससे तय होती रही है और अभी ये मामला शुरू हुआ है और जब अभी लोकसभा चुनाव जो ज़्यादा दूर नहीं है होंगे, उससे पहले ज़रूर ये मामला और तेज होगा, सियासी घमासान और तेज होगा। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल जो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ हैं उनकी राय में ये राजनीति का ही एक रूप है और आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, यानी उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए जो भले ही ऊंची जातियों के हो लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।